तारा स्टडी पॉइंट सैम्पल पेपर सॉल्यूशन 2021 क्लास 10 बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट ए सेक्शन सेकेंड। बेसिक मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में करा रही हूँ। ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट ए का सेक्शन सेकेंड हम इस वीडियो में करेंगे। पार्ट ए का सेक्शन फर्स्ट हम इससे पिछले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस और होम पर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम करेंगे पार्ट ए का सेक्शन सेकेंड जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। इसके अंदर इस सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चंस होंगे, 17, 18, 19, 20 और एक क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट्स होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चंस होंगे और आपको उनमें से 4 करने होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के 10th क्लास के स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, क्योंकि जो सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर है वो आपका इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश में आया हुआ है। तो सभी चैनल जो है इंग्लिश में ही करा रहे हैं और मैंने उन चैनलों पे कमेंट्स में देखा है कि बच्चे जो है हिंदी मीडियम के लिए सैम्पल पेपर सॉल्यूशन के लिए बोल रहे हैं। तो आप और ये हिंदी में सॉल्यूशन सिर्फ मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को 10th क्लास के स्टूडेंट्स को शेयर करें। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी हैं। आपको एक स्टोरी दी हुई होगी, स्टोरी टाइप ऐसे दिया होगा, इसको आपको पढ़कर इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैंने इन क्वेश्चंस को हिंदी में लिख लिया है और मैं आपको ये सब हिंदी में बताने वाली हूँ, ओके। एक चीज और कि अगर आप इस ऐसे को नहीं भी पढ़ते तब भी आप इनके क्वेश्चंस के आंसर जो है इजीली दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको हिंदी में पढ़कर सुनाती हूँ। मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल took her 10th standard students to show Red Fort। लाल किले को दिखाने के लिए गणित की शिक्षक अपनी स्टूडेंट्स को ले जाती है। It was a part of their educational trip। ये एक तरह से उनकी शैक्षिक यात्रा होती है। The teacher had interested in history as well। टीचर को इतिहास में भी रुचि थी। She narrated the facts of Red Fort to student। वो लाल किले के तथ्यों का वर्णन स्टूडेंट से करती है। Then the teacher said in this monument one can find combination of solid figure। टीचर कहती है कि इसमें जो सॉलिड फिगर है, जो ठोस आकृति है, उनके आंकड़ों का संयोजन क्या कोई कर सकता है। There are 2 pillars which are cylinder in shape। यहाँ पर 2 पिलर्स हैं जो कि सिलेंडर के शेप में है। सिलेंडर कैसा होता है, इस तरह। तो सिलेंडर के शेप में यहाँ पे 2 पिलर्स हैं। Also 2 domes at the corner which are hemispherical। 2 डोम्स भी हैं, ये आप देख सकते हैं। 2 डोम्स हैं यानी गुंबद। ये किस तरह के शेप में है, अर्धगोले के आकार में। हेमिस्फेरिकल यानी अर्धगोले के आकार में है। 7 स्मॉलर डोम्स एट द सेंटर। 7 छोटे छोटे डोम्स यहाँ पर हैं, गुंबद हैं 7 बीच में। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंस डे टेक प्लेस नियर दीज डोम्स। स्वतंत्रता दिवस पर इन गुंबदों के निकट झंडा शिखर आयोजन होते हैं। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं और इनके आंसर हम देते हैं। आप इसको बिना पढ़े भी इन क्वेश्चंस के इजीली आंसर्स दे सकते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 1। इसमें से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। आप जो है पेपर के साइड में एक लाइन डालकर वहां पर सॉल्व करके इसका आंसर यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आपको इसको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना, बस जो सही आंसर है उस पर टिक करना है ऐसे क्वेश्चंस में।
मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगी। हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर्स। 2 बड़े गुंबदों को कवर करने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक की त्रिज्या 2.5 मीटर है। गुंबद किस शेप में है? अर्धगोले के आकार का। तो यहाँ पे पूछा कि 2 बड़े गुंबद को कवर करने के लिए, इसको पूरा ऊपर से हम करेंगे कवर यहाँ से, तो 2 गुंबद को कवर करने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो क्योंकि हमें इसे ऊपर से कवर करना है तो हम इसका क्या निकालेंगे? गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का या फिर गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है? 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद कर लेना है सब। तो हमें 2 गुंबद का निकालना है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2 गुंबद का आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जो चीजें आपको दी हुई हैं आप सब इसमें पुट कर लेंगे। 2 है यहाँ पे भी 2 है। पाई का मान आपको दिया हुआ है इसमें 22/7। आर यानी त्रिज्या आपको दी हुई है 2.5 मीटर। ठीक है, ये इतना त्रिज्या होता है, ये पूरा व्यास होता है। तो आर आपको दिया हुआ है 2.5, आर की स्क्वायर है, यानी कि हम 2.5 को 2 बार लिखेंगे। अब जो कट रहा है उसे हम काट लेंगे, पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटा के क्या लगाते हैं? नीचे एक संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे 1 0 लगा देंगे। 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 0, 1 लगा के 2 0। यहाँ पे कितनी संख्या के बाद पॉइंट है? 1 संख्या के बाद, तो 1 लगा के नीचे 1 0। अब जो कट रहा है हम उसे काट लेंगे। 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? 22 बचा, और यहाँ पे 5 25 और नीचे 7 बचा। तो हम इसको गुणा कर देंगे 22 और 25 को। 5 दूनी 10 का 0 से लगा 1, 5 दूनी 10 और 11, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 550। 550 को हम भाग कर देंगे, नीचे क्या बचा है? 7 से। तो भाग करने पे हमारा आंसर आएगा 78.57 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आएगा भाग करने पे। तो अब देखेंगे कि ये आंसर कहाँ पर है, तो ये आंसर है हमारा बी, तो हम इस पे टिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकेंड देखेंगे। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर। सिलेंड्रिकल पिलर क्या होता है? बेलनाकार स्तंभ का आयतन का सूत्र लिखिए। तो हमें क्या लिखना है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपको याद कर लेना है फॉर्मूला। तो हम इस पर, ये पाई आर स्क्वायर एच का है यहाँ पर, तो हम इस पे टिक लगा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 फाइंड द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स इफ हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1.4 मीटर। पिलर किस शेप में होता है? बेलन के शेप में। तो हमें क्या निकालना है? 2 स्तंभों यानी 2 बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई 7 मीटर एंड त्रिज्या 1.4 मीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और हमें 2 बेलन का निकालना, तो हम लिखेंगे 2 गुणा में 2 पाई आर एच। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सब चीज़ों को रख देते हैं। ऊंचाई आपको दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है 7, यानी कि एच आपको दिया हुआ है
7 मीटर और आर दी हुई है त्रिज्या 1.4 मीटर। तो 2 बेलन का निकालना है। 2 गुणा में 2, पाई का मान कितना है 22/7, आर कितना है 1.4, एच कितना है 7। अब पॉइंट हटाकर हम नीचे क्या लगा देंगे 10। जो संख्या कट रही है उसे काट लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब क्या बचा, इन सबको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 22 को 4 से फिर ये वाले 2 से 176, 7 से 7 एकम 7, 7 5 12। तो ऊपर वाली सबको मल्टीप्लाई करने पर आया 1232 और नीचे क्या बचा आपका 10। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 हटा के एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा ये आ गया बेलन का वक्र पृष्ठ, 2 बेलनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये वाला आंसर कहाँ है, ये रहा। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, आपको बस टिक करना है इस पर। इनमें से जो भी आपका आंसर हो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसका 4th पार्ट देखेंगे। हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5 मीटर। एक अर्धगोले का आयतन क्या होगा जिसकी आधार की त्रिज्या 3.5 मीटर है। अर्धगोले का आयतन निकालना है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई। आर क्या दिया हुआ है आपको, आर दिया हुआ है 3.5 क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हम आर को 3 बार लिखेंगे, 3.5, 3.5 एंड 3.5। अब इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, पॉइंट हटाया 10 लगाया, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या आएगा 1 लगा के 1 0 10। जो कटेगा उसको काट लेंगे। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से 60 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब यहाँ पे क्या बचा 11 गुणा में 7 गुणा में ये वाला 7। नीचे 3 और 2, 3 दूनी 6। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 539। फिर इसको भाग करेंगे 6 से, तो 6 से भाग करने पर आएगा हमारा 89.83 मीटर क्यूब। तो ये वाला आंसर आपका कहाँ है, ये रहा। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन 17 का 5th पार्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर of radius 1 centimeter each to the volume of a sphere of radius 2 centimeter। अनुपात ज्ञात करना है। What is the ratio, क्या अनुपात होगा sum of volume of 2 हेमिस्फीयर, 2
हेमिस्फीयर यानी कि 2 अर्धगोले के आयतन का जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और स्फीयर होता है एक गेंद की तरह की आकृति। अनुपात ज्ञात कीजिए 2 अर्धगोले के आयतन जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और एक गेंद का जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अनुपात ज्ञात करना है तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन 2 अर्धगोले का आयतन बट्टे किसका अनुपात ज्ञात करना है स्फीयर का गेंद के साथ पूरा गोल आकृति में होता है ना। 2 अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और 2 का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गेंद का आयतन, अब आधे गोले का आयतन ये होता है तो पूरे गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इनका अनुपात निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 दूनी 4, 4/3 पाई की जगह 22/7। आर कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर तो 1 की क्यूब। यहाँ पे भी 4/3 पाई 22/7। आर कितना दिया हुआ है 2 की क्यूब। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। 1 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1। 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। तो क्या अनुपात आ रहा है 1:8। तो 1:8 कहाँ है ये रहा। तो ये हमारा आंसर। एक बार और देखिए, हमें आयतन निकालना था 2 अर्धगोले का आयतन और एक पूरे गोले का यानी गेंद का आयतन निकालना था स्फीयर का। तो हमने अर्धगोले का फॉर्मूला लिखा और नीचे पूरे गोले का 2 अर्धगोले का निकालना था तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर 2 दूनी 4, ये भी 4/3, ये भी 4/3, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। यहाँ पे क्या बचा, इसकी त्रिज्या थी 1 और इसकी त्रिज्या थी 2। तो हमने लिखा 1 की क्यूब और 2 की क्यूब। 1 को 3 बार गुणा किया 1 आया, 2 को 3 बार गुणा किया 8 आया। तो क्या अनुपात निकला इसका 1:8। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हम अब। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, ये जो है ये संख्या रेखा है और ये एक्स अक्ष है और जो ऊपर जा रहा है ये वाई अक्ष है। आपको संख्या रेखा के बारे में पता होगा, ये एक्स अक्ष होता है, यहाँ भी एक्स होता है और ये वाई और ये वाई। ये जो होता है इसका मूल बिंदु वो क्या होता है 0 होता है और यही आपका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, आरंभिक बिंदु। आरंभिक बिंदु है। इस साइड क्या होता है प्लस के सारे नंबर्स होते हैं और इस साइड सारे माइनस के नंबर होते हैं। एक्स अक्ष पर इस साइड प्लस के और इस साइड माइनस के। इसी तरह से वाई पर ये वाई वाला है, वाई वाली लाइन है, ऊपर प्लस के और नीचे सारे माइनस के। ठीक है, अब अगर आपको ये बताना है मान लीजिए
ये P है और ये Q है। आपसे पूछा कि P और Q के निर्देशांक क्या होंगे। क्या पूछा है? P और Q के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक क्या है? सबसे पहले हम X पर देखेंगे। 1, 2। P के निर्देशांक क्या है? 2 X पर, और Y पर यहाँ पर है 3, यहाँ पर है P। ठीक है, तो ये कितना है? 3। तो X पर जो है वो हम पहले लिखेंगे और Y पर 3 बाद में। X अक्ष पहले, Y अक्ष बाद में। ये हो गया P का निर्देशांक। Q का निर्देशांक क्या है? Q का निर्देशांक है X अक्ष पर 3 और Y अक्ष पर 2। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में इसी तरह के सवालों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ये आपका X अक्ष है, ये Y अक्ष है। अब देखते हैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। आप बिना इसको पढ़े भी इसके आंसर इजीली दे सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि कंसीडरिंग ए एज ओरिजिन, यानी कि ए को आरंभिक बिंदु मानिए। तो आरंभिक बिंदु कितना होता है? 0 है ना। आरंभिक बिंदु कितना होता है? 0। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे। कंसीडरिंग ए एज द ओरिजिन, ए को आरंभिक बिंदु माने। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो ए के निर्देशांक क्या होंगे? ए के निर्देशांक क्या होंगे? ए का निर्देशांक क्या है? 0। एक्स पर भी 0 और वाई पर भी 0, तो क्या हो जाएगा? 0, 0। ठीक है, दूसरा देखते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के निर्देशांक क्या है? ठीक है, इसकी हिंदी करने की मुझे जरूरत नहीं है। निर्देशांक और ओरिजिन ही आपको इसमें ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है निर्देशांक, ओरिजिन का मतलब होता है आरंभिक बिंदु। तो P के निर्देशांक क्या है? और तो मैं बोल ही रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। P के निर्देशांक क्या है? देखते हैं P के निर्देशांक क्या है। P कहाँ है? Where is the P? ये रहा P। तो X अक्ष पर P 3 पर है, 4 पर। ठीक है, X अक्ष पर 4 पर, X अक्ष पर 4 पर, और Y अक्ष पर यहां से गिन लेते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पर। तो P के निर्देशांक क्या है? 4 और 6। तो कहाँ है ये रहा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इसका आंसर है, तो इस पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर के निर्देशांक क्या हैं? आर के क्या है? देखो, हमने इसको पढ़ा भी नहीं और हम इजीली इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। आर के निर्देशांक क्या है? एक्स अक्ष पर देखते हैं, यहाँ पर 6, एक्स अक्ष पर 6 है और वाई अक्ष पर आपको गिनना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आर का निर्देशांक कितना है? 6, 5, यानी ये वाला आंसर हमारा सही है, तो इस पे टिक कर देंगे। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? डी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, गिनना पड़ेगा हमें। 1, 2, यहाँ पे तो 10 हो रहा है। 11, 12, 13, 14, 15, 16। एक्स अक्ष पर 16 और वाई अक्ष पर 0, क्योंकि यहाँ से तो कोई इस तरह का निशान नहीं जा रहा ना, ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? यहीं पर है, तो यानी कि 0। तो डी का 16 और 0 वाला देखो कहीं है, ये रहा 16 और 0, तो ये वाला हमारा आंसर है। नाउ फिफ्थ पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ डी इज टेकन एज द ओरिजिन। अगर हम डी को ओरिजिन मान लें, डी को आरंभिक बिंदु मान लें, तो पी के निर्देशांक क्या होंगे? ठीक है, हिंदी आपको समझ में आ रही है? डी के निर्देशांक, डी को अगर हम 0 मान लें, आरंभिक बिंदु मान लें, ओरिजिन, ठीक है, तो इस साइड के कौन से जाएंगे?
मैंने कहा था इस साइड के प्लस के होंगे और इस साइड पे जितने मार्क रहेंगे वो माइनस के होंगे। यहाँ पे ये 0 हो गया तो ये -1 हो जाएगा, -2 -3। तो अब हम यहाँ से गिनते कि P के निर्देशांक क्या होंगे। तो हम यहाँ से गिनते हैं -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -12 x अक्ष पर, -12 और y पर कितना था 6, तो y पर तो यहाँ पर 6 यही रहेगा। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो ये तो प्लस का ही होता है, ऊपर नीचे होता है ना माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है? -12 x अक्ष पर और y अक्ष पर 6, तो इस पे टिक कर देंगे। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, राहुल स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड। राहुल 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। ही इज मेकिंग अ काइट टू फ्लाई इट ऑन अ संडे। वो एक पतंग बना रहा है रविवार के दिन उड़ाने के लिए। फ्यू क्वेश्चंस कम्स टू हिज माइंड। कुछ क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं जब वे पतंग बना रहा होता है, तो उनके आंसर आपको देने हैं इस फिगर को देखकर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राहुल टाइड द स्टिक्स एट व्हाट एंगल्स टू ईच अदर। राहुल ने जो ये स्टिक्स लगाई है, ठीक है, एक ये स्टिक और एक ये स्टिक जो लगाई है, वो एक दूसरे पर कौन सा एंगल बना रहे हैं? आपको पता है कि जब इस तरह से कोई रेखा होती है तो वो एक दूसरे पर लंब होती है, तो यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो ये एक दूसरे पे लंब है और यहाँ पे क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्राइंगल एट द अपर पार्ट ऑफ दिस काइट। जो ये पतंग का ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाले जो ये दो त्रिभुज हैं, इनके लिए समरूपता का कौन सा नियम इन पर लागू होता है? यानी कौन से नियम से ये दोनों समान सर्वांगसम होते हैं? कौन से नियम से? आपको पता है सर्वांग समता के कौन कौन से नियम होते हैं? मतलब अगर ये दो त्रिभुज हैं तो ये किस नियम से सर्वांगसम है? इनकी भुजा बराबर है, इनकी ये दो भुजा बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो ये कौन से नियम से बराबर है? भुजा को साइड और एंगल साइड एंगल, और एक और भुजा बराबर है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से बराबर है। हमें पता है कि कोई भी दो त्रिभुज किस नियम से बराबर हो सकते हैं? या तो वो ए से, यानी कि एंगल से बराबर हो सकते हैं कि उसमें तीनों एंगल बराबर हो। अगर भुजा बराबर ना हो तो तीनों एंगल बराबर हो, या फिर एंगल से दो एंगल बराबर हो, या फिर एस यानी कि तीनों साइड उसकी बराबर हो, या फिर एस। तो हमारा ये जो त्रिभुज है वो किस एंगल से हो रहा है? एस से, क्योंकि इसकी दो भुजा बराबर है और एक एंगल हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बराबर है, तो ये हो गया साइड एंगल साइड। तो हम देखेंगे क्या है हमारा साइड एंगल साइड, ये रहा, तो हम इस पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9. corresponding medians of these triangles are in the ratio
दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इसके मध्यस्थों का अनुपात क्या होगा? दो समरूप त्रिभुज हैं, उसकी भुजाओं का अनुपात जो है 4:9 है, तो उसकी मध्यस्थों यानी मीडियन का अनुपात क्या होगा? जो भुजाओं का अनुपात होता है वही मीडियन का अनुपात होता है, मध्यस्थों का अनुपात होता है। तो यानी इसका आंसर यही हो जाएगा 4:9। तो कहाँ है ये ऑप्शन? हम इस पे टिक कर देंगे, ठीक है ना। पार्ट 4, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक भुजा का वर्ग अगर दूसरे भुजा के वर्ग के दूसरी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर है। एक भुजा का वर्ग, त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग उसकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर है, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। और जो फर्स्ट साइड है उसके अपोजिट वाला राइट एंगल है, तो इस थ्योरम को क्या कहेंगे? पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे, थैलेस प्रमेय कहेंगे, कन्वर्ज ऑफ विपरीत थैलेस थ्योरम कहेंगे, थैलेस थ्योरम के विपरीत कहेंगे, या फिर पाइथागोरस प्रमेय के विपरीत कहेंगे। देखिए, एक त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग, मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC, इसमें एक भुजा का वर्ग यानी AC की स्क्वायर बराबर है दो भुजाओं के वर्ग के, यानी AB दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, यानी इनके जमा BC का स्क्वायर। तो ये हमारा कौन सा प्रमेय है? और इसमें एक चीज और बोला है कि जो फर्स्ट साइड है, पहली साइड कौन सी? ये वाली, इसके अपोजिट वाली जो साइड है वो 90 डिग्री है। तो ये कौन सा थ्योरम है? तो ये हमारा है पाइथागोरस प्रमेय के विपरीत थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5th पार्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट। काइट का यानी पतंग का क्षेत्रफल क्या होगा? formed by two perpendicular sticks of length 6 centimeter and 8 centimeter। जो दो स्टिक्स हैं जो एक दूसरे पर लंबवत है, यानी 90 डिग्री का जो कोण बना रही है एक दूसरे पर, एक की भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है, एक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है एक स्टिक की, और एक स्टिक की 8 सेंटीमीटर है, तो फिर काइट का क्षेत्रफल, पतंग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, ये जो दो स्टिक्स है इसमें एक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये वाले की लंबाई कितनी है 6 और ये वाले की कितनी है 8। तो हमें ये बताना है कि पतंग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान है, जो ये क्या है पूरा व्यास होता है और आधा क्या होता है ये त्रिज्या। तो ये पूरा व्यास है और ये पूरा व्यास है। अगर हम दोनों व्यास को, चतुर्भुज के दोनों व्यास को गुणा कर दें तो हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को गुणा कर देंगे, 8 48, तो यानी पतंग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना था? पतंग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ काइट। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन 2 का। Due to heavy storm, an electric wire got bent as shown in the figure। heavy storm के कारण, तूफान के कारण जो तार है वो मुड़ गई है इस तरह से, ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। तो अब आपको इस डायग्राम को देखकर आंसर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। इस आकृति का नाम बताओ जिस आकृति में ये तार मुड़ गई है।
ये किस तरह की आकृति है? घुमावदार है, अंडाकार है, रेखिक है या परवलय है? इस तरह के शेप को आप देख सकते हैं अपनी बुक में पेज नंबर 26 पर, सारणी 2.1। ये इस तरह के शेप को बोलते हैं परवलय, पाराबोला। ठीक है, तो हम पाराबोला यानी कि परवलय पर टिक कर देंगे। हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनिमल शेप ऑफ द वायर? जीरोज क्या होते हैं? शून्यक। इस आकृति में कितने शून्यक है? शून्यक का पता हम कैसे लगाते हैं? कोई भी रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है वही उसका शून्यक होता है। एक्स अक्ष कौन सा है? ये वाला। ये कौन सा है? वाई। तो एक्स अक्ष को इस रेखा ने कितनी बार काटा है? एक बार और ये 2 बार, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। द जीरोज ऑफ द पॉलिनिमल आर। इस बहुपद का, पॉलिनिमल का मतलब क्या होता है? बहुपद। बहुपद के शून्यक क्या है? जीरोज शून्यक। शून्यक क्या है? एक यहाँ पर है शून्यक और एक शून्यक यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है? -1, -1, -2। ये क्या है? -1। और यहाँ पे क्या है? 3। तो -1 और 3 वाला कौन सा ऑप्शन है? ये रहा, -1 और 3। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनिमल? What will be the expression of the polynomial? इस बहुपद को किस प्रकार आप व्यक्त करेंगे? बहुपद को व्यक्त कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है बहुपद को लिखने का x⁵ माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अल्फा बीटा पता होना चाहिए क्या है। अल्फा क्या है? हमारे पास शून्यक क्या है? -1 और 3। तो यही हमारा अल्फा हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सब कुछ रख देंगे। x⁵ माइनस x अल्फा क्या है? -1 प्लस का निशान, बीटा क्या है? 3 प्लस का निशान, अल्फा क्या है? -1 गुणा का निशान, बीटा क्या है? 3। इसको सॉल्व कर देंगे। x⁵ माइनस x माइनस प्लस माइनस माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2। 3 में से 1 गया, 2 बचा। और बड़ी संख्या पे कौन सा निशान है? प्लस। प्लस माइनस माइनस, 3 1 कम, 3 x⁵ ये क्या हो जाएगा? इससे यहाँ पे गुणा हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे गुणा का निशान है। तो 2x माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ है? x⁵ 2x माइनस 3। तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनिमल? ये जो बहुपद आपने फाइंड किया है, इफ अगर हम इसमें x का मान -1 रख दें तो बहुपद क्या होगा? तो हमारा क्या आंसर आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनिमल? बहुपद का क्या मान निकलेगा अगर हम x रख दे -1? हमारा बहुपद क्या है? x⁵ ये हमारा बहुपद x⁵ माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, फिर हम इसमें x को कितना रखना है? -1। तो हम x की जगह रख देते हैं -1 और इसे सॉल्व करते हैं। -1, ठीक है, 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा।
और 2 को 2 एक कम 2 माइनस 3 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3। तो इनको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1 और 2 3 माइनस 3 बराबर 0। तो हमारा आंसर क्या है 0, तो हम 0 पर टिक कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमने केस स्टडी के चारों क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये जो केस स्टडी के क्वेश्चंस है बहुत ही इजी हैं। देखा हमने अभी किस तरह से जो है सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व किए हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से समझा सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन आता है घंटी का निशान, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप सभी मेरी मदद करें इस वीडियो को हिंदी मीडियम के 10th क्लास के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।